तो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या लिखा है कि PQRS जो है वो 4 टाइप के डेंजरस माइक्रोब्स है, यानी PQRS क्या है, एक डेंजरस माइक्रोब्स है, ठीक है, जो कि फाउंड किए रिसेंटली फाउंड इन ह्यूमन हैबिटेट, ठीक है। द एरिया ऑफ ईच सर्कल विद इट्स डाया प्रिंटेड इन अ ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है द ग्रोथ ऑफ अ सिंगल माइक्रोब, यानी ग्रोथ ऑफ अ सिंगल माइक्रोब जो कि सर्वाइविंग है इन द ह्यूमन एबिलिटी सिस्टम हमारे अंदर विद इन अ 24 आवर्स आफ्टर एंटरिंग द बॉडी, ठीक है। द डेंजर टू ह्यूमन बीइंग, ठीक है, दीज आर डेंजर टू द ह्यूमन बीइंग वेरीज प्रोपोर्शनली। अच्छा, यहाँ पे हमें बताया नहीं कि प्रोपोर्शनली वो कैसे है, वो डायरेक्टली है या इनवर्सली है, तो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा डायरेक्टली या इनवर्सली, ठीक है। विद द टॉक्सिसिटी पोटेंसी ग्रोथ और एट्रीब्यूटेड टू अ माइक्रोब, ठीक है, जहां पे हमें ये रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पे क्या लिखा है, टॉक्सिसिटी mg ऑफ अ माइक्रोब रिक्वायर्ड टू डिस्ट्रॉय द हाफ ऑफ द बॉडी मास इन kg, और यहाँ पे क्या लिखा है, प्रोबेबिलिटी दैट माइक्रोब विल ओवरकम ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम। यहाँ पे हमें ग्राफ दिया हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा है, द फार्मास्यूटिकल कंपनी, यहाँ पे एक है कंपनी, इट्स अ कंपनी इज कंटेम्पलेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ द वैक्सीन अगेंस्ट द मोस्ट, कंटेम्पलेटिंग मतलब सोच रहे हैं, ठीक, वैक्सीन अगेंस्ट द मोस्ट डेंजरस माइक्रोब, which microbe should the company target in its first attempt, right? Understand, right? इतना अंडरस्टैंड हो गया। सेकंड, अब यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट, क्या मैं से वो करता हूँ कंपाइल, तो देखो PQRS क्या है, दे आर द 4 टाइप ऑफ डेंजरस माइक्रोब, ठीक है, जो यहाँ पे हमें रिप्रेजेंट करके दिया है ग्राफ में कि PQRS ये सब हमें पता है, जो कि हमारे ह्यूमन हैबिटेट में एरिया ऑफ ईच सर्कल, यानी इन सब का जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है ग्रोथ को। तो ग्रोथ क्या हो जाएगी, एरिया कितना है, पाई d स्क्वायर बाय 4, ठीक है, ये होता है एरिया ऑफ अ सर्कल। यही पता है हमको, जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जो माइक्रोब की सर्वाइविंग टेंडेंसी है आफ्टर एंटरिंग द बॉडी फॉर द 24 आवर्स, है ना, क्या है द ग्रोथ। अच्छा, ये एरिया को ही बता रहा है कि ये इतने इतने एरिया में क्या है, जब वो 24 घंटे में हमारी बॉडी में चला जाएगा तो उसकी टेंडेंसी कितनी है, ठीक है, फॉर द 24 आवर्स। अब बोल रहा है कि जो डेंजर है टू द ह्यूमन बीइंग, व्हिच इज अ डेंजर टू ह्यूमन बीइंग, दीस माइक्रोब्स आर डेंजरस टू ह्यूमन बीइंग, और वो प्रोपोर्शनली क्या करते हैं, प्रोपोर्शनली, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन भी हो सकता है, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शन भी हो सकता है। वो किसके साथ प्रोपोर्शन करते हैं, टॉक्सिसिटी, पोटेंसी, ग्रोथ और एट्रीब्यूट्स टू अ माइक्रोब। एट्रीब्यूट्स मींस होते हैं क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी मींस क्वांटिटी को एट्रीब्यूट करता है टू द माइक्रोब्स, ठीक है। तो बेसिकली क्या, हमारे को ग्रोथ हमें फाइंड आउट करना है कि प्रोपोर्शनैलिटी कैसी है, हमें फाइंड आउट करना है कि जो ह्यूमन डेंजर कैसा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या लिखूं मैं, डेंजर, और डेंजर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शन कौन है और इनवर्सली प्रोपोर्शन कौन है। सबसे पहली बात हम किसकी करते हैं, सबसे पहली बात करते हैं हम ग्रोथ की। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लिखा है ना ग्रोथ, तो इसको हम देखते हैं। अब जो PQRST है वो क्या है, वो एक तरह के माइक्रोब्स है। अब उनकी अगर जो ग्रोथ, अगर जो उनकी ग्रोथ बढ़ जाए, अगर जो उनकी ग्रोथ बढ़ जाए इन माइक्रोब्स की PQRS, अब इन सब में से सारे माइक्रोब्स की ग्रोथ अगर जो बढ़ जाएगी तो ह्यूमन हैबिटेट के लिए वो डेंजर होगा कि नॉन डेंजर होगा, वो डेफिनेटली डेंजर होगा। तो इसका मतलब क्या है कि हायर द ग्रोथ हायर विल बी द डेंजर। इसका मतलब क्या है, डेंजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ग्रोथ। इतना समझ में आ गया। सेकंड है, सेकंड क्या है यहाँ पे, पोटेंसी, टॉक्सिसिटी, ग्रोथ। अच्छा, उनकी प्रोबेबिलिटी दैट, उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है, अगर जो इनकी प्रोबेबिलिटी जीने की, यानी PQRST जो माइक्रोब्स हैं उनकी जीने की अगर जो प्रोबेबिलिटी ज्यादा हुई तो डेंजर हमारे लिए क्या होगा, वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, डेंजर इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोबेबिलिटी या फिर टेंडेंसी ऑफ दीज माइक्रोब्स टू सर्वाइव, ठीक है, इन द ह्यूमन बॉडी। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है उनकी टॉक्सिसिटी। अब टॉक्सिसिटी का क्या मतलब है, यहाँ पे टॉक्सिसिटी के लिए क्या लिखा है कि mg ऑफ अ माइक्रोब्स रिक्वायर्ड, यानी कितने mg ऑफ अ माइक्रोब्स रिक्वायर्ड है टू डिस्ट्रॉय हाफ ऑफ द बॉडी मास इन kg। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से एक एग्जांपल लेता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, हमारे पास एग्जांपल है साइनाइड, ठीक है, साइनाइड ले लेते हैं। अब जो साइनाइड है, ठीक है, साइनाइड, ठीक है, ये होता है साइनाइड। अब साइनाइड है और रेड किल है, ये दो एग्जांपल है। अब इन दोनों में से ज्यादा टॉक्सिक कौन सा है, ये टॉक्सिक है, साइनाइड इज मोर टॉक्सिक, थोड़ी सी क्वांटिटी में भी आपको ज्यादा इफेक्ट कर जाएगा आपकी बॉडी में एज कम्पेयर टू रेड किल। अब रेड किल इतना ज्यादा टॉक्सिक नहीं है एज कम्पेयर टू साइनाइड। अगर जब हम रेड किल भी खा लेंगे, एक चॉकलेट भी खा लेंगे, तो इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, बस हमारे को फूड पॉइजनिंग होगी और कुछ भी नहीं होगा। पर इन द केस ऑफ साइनाइड आप मर भी सकते हो। तो हमें क्या पता है कि जो साइनाइड की थोड़ी सी क्वांटिटी भी हमें बहुत ज्यादा इफेक्ट कर सकती है, और रेड किल की बहुत ज्यादा क्वांटिटी भी हमें थोड़ा सा इफेक्ट कर सकती है। तो इसका मतलब क्या है, साइनाइड के लिए हमें कम mg लगेगा टू किल समवन, ठीक है, किसी को मारना हो तो उसके लिए कम mg लगेगा। इन द केस ऑफ रेड किल हमें ज्यादा mg लगेगा। तो टॉक्सिसिटी और जो डेंजर है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसको मैं मिटा दूं यहां से, सो आई कैन राइट टॉक्सिसिटी के लिए क्या लिख सकता हूं मैं, कि अगर जो मैं बोलूं लेस mg इज रिक्वायर्ड होगा, अगर जो किसी भी केमिकल के लिए लेस mg अगर जो उसके लिए रिक्वायर्ड है, इसका मतलब क्या है, वो ज्यादा डेंजरस है, वो मोर डेंजरस है, वो मोर डेंजरस है। इन द केस अगर जो मैं हाई mg लूं, हाई mg
रिक्वायर्ड होगा किसी चीज के लिए, तो वो क्या है, लेस डेंजरस है। इतना समझ में आ गया? ये दो इसके वो है एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो डेंजर और टॉक्सिसिटी, जितना कम टॉक्सिक होगा उतना हाई डेंजर होगा उसको यूज करना, और जितना ज्यादा टॉक्सिक होगा उतना ही कम डेंजर होगा। तो इस तरह से हमने ये सब लिख दिया, ठीक है। टॉक्सिसिटी तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि जो डी है दैट इज अ डेंजर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जी पी डिवाइडेड बाई टी, और इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाओ तो डी इज इक्वल टू के जी पी अपॉन टी। ये हो गया हमारा सेकंड। और फर्स्ट क्या था कि जो ग्रोथ है, यहाँ पे लिखा था ना कि ग्रोथ जो है वो रिप्रेजेंट करता है पाई बाय 4 डी का स्क्वायर, राइट। ये सब तो कांस्टेंट हो जाएगा, सिर्फ डी ही बचेगा। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें डायग्राम में दे रखा है। सो इन द केस ऑफ पी, अब इस डायग्राम को यहाँ पे लिख देते हैं, राइट, फॉर माइक्रो पी। अब माइक्रो पी यहाँ पे देखो पी है, अब पी का जो डाया है वो कितना है 50 mm। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर जे डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज इक्वल्स टू जी पी अपॉन टॉक्सिसिटी और के है साथ में, तो यहाँ पे और मल्टीप्लाई बाय क्या है डी का स्क्वायर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि डी का स्क्वायर यानी 50 का स्क्वायर फॉर द पी। अब यहाँ पे देखो पी के लिए क्या है 50 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो पी है दैट इज 50 का स्क्वायर, अब मैंने एमएम में लिखा था, इसको मैं 0.4। और प्रोबेबिलिटी क्या है इसकी, यहाँ पे लीजिए ना प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी दैट द माइक्रो विल ओवरकम इन द ह्यूमन इम्यूनिटी सिस्टम वो कितनी है, वो है इसकी 0.4। सो 0.4 यहाँ पे मैं 4 लिख देता हूँ, 0.4 डिवाइडेड बाय क्या है ओवरकम, दूसरा क्या है टॉक्सिसिटी, ठीक है टॉक्सिसिटी। तो इस पी की जो टॉक्सिसिटी है वो कितनी है 800। इन सबको अगर मैं 0 0 इनसे काट दूं, यहाँ पे मैं सिर्फ 8 लिख सकता हूँ, ठीक है। इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 12.5। ये कौन सा हो गया फॉर पी। अब इसी तरह से मैं किसके लिए लिखता हूँ, पी के लिए लिख दिया, क्यू के लिए लिखता हूँ। डेंजर फॉर क्यू क्या हो जाएगा, क्यू का कितना है यहाँ पे डाया दैट इज 40 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अब ये क्या है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको अगर मैं 0.4 प्रोबेबिलिटी, इसको मैं 5 लिख देता हूँ, ठीक है। मान लो कि ये क्यू जो है यहाँ पे है, राइट। अब मैंने क्यू यहाँ पे शिफ्ट कर दिया 5 पे, तो यहाँ पे सीधा सीधा मैं 5 लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय, अब 5 पे कितना है 600 है तो 6 लिख देता हूँ, ठीक है। ये क्या हो जाएगा टोटल 13.33। अब 0 0 मैंने लेके काट दिया ना सबसे, अब यहाँ पे भी 0 थे, यहाँ पे भी 0 थे, वो सारे 0 मैंने इसे काट दिया और डायरेक्टली मैंने आंसर निकाल दिया, ठीक है। ये था क्यू के लिए। अब डेंजर सिमिलरली मुझे किसके लिए फाइंड आउट करना है, आर के लिए। सो आर का जो डाया है वो कितना 30 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.4 है, तो 4 लिख दिया मैंने, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा यहाँ पे 400 200, यहाँ पे मान लो 300 लिख दिया मैंने, ठीक है 3 लिख दिया। सिमिलरली डेंजर फॉर आर लिख दिया, अब एस लिख देता हूँ, एस के लिए कितना हो जाएगा, एस के लिए हो जाएगा 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, ये भी कितना है 2 का स्क्वायर, यहाँ पे कितना है प्रोबेबिलिटी इसकी 8, और यहाँ पे क्या 200, तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं 2। ये क्या हो जाएगा कैलकुलेट करके, ये हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा दैट इज 16, कट जाएगा 8 में 16, ठीक है 16 हो गया। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डेंजर कौन सा है, सबसे ज्यादा डेंजर यहाँ पे कौन सा है, किसकी वैल्यू सबसे हाई है, तो वो है एस की, वो किसकी है एस की। इसका मतलब अगर जो कंपनी को, यहाँ पे क्या क्वेश्चन में, द फार्मास्यूटिकल कंपनी सोच रही है कि टू डेवलप ऐसी वैक्सीन अगेंस्ट द मोस्ट डेंजरस माइक्रोब, तो इन सब में से सबसे ज्यादा डेंजरस माइक्रोब कौन सा है, सिर्फ एस वाला सबसे ज्यादा डेंजर है क्योंकि वो 16 है, और फिर सेकंड कौन सा हो जाएगा दैट इज 13.33, फिर उसके बाद कौन सा हो जाएगा 12.5 और 12। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देंगे, इसके लिए डेवलप करेंगे वैक्सीन। तो पता लगा किस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इस डायरेक्टली प्रोपोर्शन वाले केस में हम प्रॉफिट लॉस की भी बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस से भी क्वेश्चन आते हैं। तो एक चीज जान लो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जो प्रॉफिट है ना, प्रॉफिट और जो लॉस है, प्रॉफिट और लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द इन्वेस्टमेंट, ठीक है इन्वेस्टमेंट, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट और लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके भी है, टाइम के, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब मान लो और एक फॉर्मूला भी है दैट इज प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय टाइम, मल्टीप्लाई बाय टाइम बाय ए। वैसे ही अगर मैं बोलूं प्रॉफिट बाय बी, इसका मतलब क्या है, जो भी उसने इन्वेस्टमेंट की वो भी एक पर्टिकुलर टाइम के लिए। यहाँ पे लिखा है ना कि जो प्रॉफिट और लॉस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, इन्वेस्टमेंट के भी और टाइम के भी। यहाँ पे अगर लिखना है कि प्रॉफिट और जो लॉस है, वर्ड्स में लिख देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, प्रोपोर्शनल एंड टाइम ऑल्सो टू इन्वेस्टमेंट एंड टाइम, ठीक है। यहाँ पे लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इन्वेस्टमेंट एंड टाइम्स। तो आई कैन राइट प्रॉफिट ऑफ ए इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड द टाइम टेकन बाय ए, प्रॉफिट ऑफ बी इन्वेस्टमेंट बी एंड फॉर सेम सर्टेन टाइम पीरियड उसने जितना भी इन्वेस्ट किया है तो वो उसका क्या हो जाएगा प्रॉफिट, और सिमिलरली लॉस भी, ठीक है, उसका लॉस भी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको अंडरस्टैंड कराने के लिए कि ए एंड बी जो है, ठीक है, ए और बी ने दोनों ने इन्वेस्ट किया किसी भी बैंक में, एसबीआई में कर लो। तो मान लो कि ए ने स्टार्ट किया, चलो इन्वेस्टमेंट, हाँ चलो ए ने बिजनेस किया, ए स्टार्ट्स द बिजनेस, ठीक है, ए स्टार्ट द बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट, उसने कुछ इन्वेस्टमेंट डाली होगी विद इन्वेस्टमेंट ऑफ मान लो 20,000 की उसने इन्वेस्ट किया किसी भी बिजनेस में, और उसने इन्वाइट किया एंड इन्वाइटेड
एंड इन्वाइटेड बी, और बी को इन्वाइट किया पर, बट बी ज्वाइंस आफ्टर 4 मंथ, आफ्टर 4 मंथ, वो भी 10,000 के साथ, विद 10,000 की इन्वेस्टमेंट होगी उसकी इन द सेम बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो हमें क्या पता है इस क्वेश्चन से, हमें क्या पता है कि जो ए है ना, अच्छा फॉर एंटायर ईयर, फॉर अ ईयर, फॉर अ ईयर। ठीक है, अब मान लो ए ने इन्वेस्ट किया किसी भी बिजनेस में 20,000 पे फॉर एंटायर ईयर, और इन्वेस्ट, और बी कब आया, उसने 4 मंथ बाद उसको ज्वाइन किया फॉर द विद द मनी ऑफ 10,000, और उसने इन्वेस्ट किया सेम फॉर द 1 ईयर। तो ए का पैसा कितने, ए मनी वॉज एक्शन फॉर कितने कितने दिन महीनों के लिए था, एक्शन फॉर 12 मंथ के लिए, 1 साल था ना पूरा, 12 मंथ के लिए उसका इन्वेस्टमेंट रहा है। ठीक है, और इसका कितना रहा है, बी का मनी वॉज एक्शन, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, 12 - 4 कितना हो गया, 8 मंथ, 8 मंथ के लिए एक्शन में था। इतना क्लियर हो गया। तो प्रॉफिट जो ए का होगा और प्रॉफिट जो बी का होगा वो क्या है, प्रॉफिट ऑफ ए, यानी इन्वेस्टमेंट उसने कितनी की, उसने की 20,000 की, मल्टीप्लाई बाय 12 महीनों के लिए लगा, उतना टाइम था ना। अभी ये जो हमने फॉर्मूला किया है यहाँ पे, क्या किया है, इसको डिवाइड कर दो, प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए, और जितने टाइम के लिए उसने इन्वेस्ट किया, तो 20 और 12, इसका कितना था, 10 और 8, इन दोनों का क्या हो जाएगा, 240/80, विच इज इक्वल टू 3 1, राइट, 3 और 1। और हमें यहाँ पे एक और चीज दी थी कि जो उन दोनों के बिजनेस का जो प्रॉफिट है ना, टोटल प्रॉफिट, वो मान लो 2400 है, 2400 है, वो टोटल प्रॉफिट है। और हमें क्वेश्चन में पूछा कि इन दोनों का जो इंडिविजुअल प्रॉफिट है वो फाइंड आउट करके दिखाओ। तो हमारे को क्या पता है कि पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू 4। अच्छा, इसका कितना हिस्सा है, ए का कितना हिस्सा है, दैट इज 3/4, और बी का कितना हिस्सा है, दैट इज 1/4, और टोटल प्रॉफिट कितना है, 2400। इसका कितना है टोटल प्रॉफिट, दैट इज 2400, इन दोनों का टोटल प्रॉफिट 2400 है ना। आगे जब मैं इसको फाइंड आउट करूं तो ये कितना आ जाएगा, दैट इज 600, 1800, सॉरी, ये क्या हो जाएगा, 1800 हो जाएगा, और इसका कितना होगा, दैट इज 600। ठीक है, 1800 माइनस 2400, यानी 2400 माइनस 1800 विल रिजल्ट इन 600, तो यहाँ पे 600 आ गया। तो आपको पता लगे कि प्रॉफिट ऑफ ए कितना है, 1800, और प्रॉफिट ऑफ बी कितना है, 600। 2400 में से कितना प्रॉफिट इन दोनों का, 18 और 600, और इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2400 आएगा। सो आपने इंडिविजुअल प्रॉफिट इसका इस तरह से निकाला। ठीक है, आप प्रॉफिट और लॉस में भी इन डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ये एक तरह का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको डिवाइड में लिखना कि प्रॉफिट ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्रॉफिट ऑफ बी, इन्वेस्टमेंट ऑफ ए टू द टाइम, जितने भी उसने जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया। तो समझ आ गया इस क्वेश्चन से किस तरह से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, रेशियोज का भी क्लियर हो गया, किस तरह से रेशियोज को आप कर सकते हैं। इंडिविजुअल उनका प्रॉफिट निकालना है तो टोटल से जितना भी उनका है, जैसे 3/4 था और इसका 1/4 पार्ट था एज अ प्रॉफिट में, हमने इसका रेशियो निकाला और डायरेक्टली हमने इसका आंसर निकाल दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं प्रॉफिट और लॉस सही, ताकि आपकी और ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। क्वेश्चन में लिखा है कि एबीसी ने इन्वेस्ट किया कुछ पैसा इन द रेशियो 3:4:5। ठीक है, और 6 महीने के लिए, जैसे कि 6 महीने के लिए उन्होंने कांस्टेंट रखा, और वही सेम रेशियो थी। मान लो कि जनवरी टू जून, ठीक है, जनवरी टू जून उन्होंने कितने रेशियो में पैसा डाला, इन्वेस्ट किया 3:4:5। आफ्टर 6 मंथ एबीसी इंक्रीजेज द इन्वेस्टमेंट 10, 15, 20 एंड केप्ट कांस्टेंट फॉर द नेक्स्ट, फॉर एग्जांपल 1 जुलाई से लेकर एग्जांपल लिख दो कि 1 जुलाई से लेकर, जून तो खत्म हो गया था, तो 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक उन्होंने नेक्स्ट 6 मंथ के लिए ये पैसा इंक्रीमेंट किया, इतना इन्वेस्टमेंट उन्होंने और इंक्रीज किया, यानी 10%, 15%, 20%। यानी इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एबीसी ने किस रेशो में इन्वेस्ट किया मनी, वो था 3:4:5, ये था। ठीक है, अब इसने बोला कि फॉर द 6 मंथ, इस 6 मंथ के लिए, फिर इसने बोला कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज कर दिया बाय 10%, इसने 10% इंक्रीज कर दिया, इसने 15% इंक्रीज कर दिया, और इसने 20% इंक्रीज कर दिया फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ के लिए। यानी प्रॉफिट, और फाइंड आउट करना प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी एंड प्रॉफिट ऑफ सी, हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या पता है कि अगर जो ये 10% से क्या होगा, 3 इंटू, अब मैंने 10% का तो बताया था 1.1, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3.3, और ये कितना हो जाएगा 15%, तो 4 इंटू 1.5 विच विल बी इक्वल टू 4.6। ठीक है, सिमिलरली फिफ्थ क्या है, फिफ्थ जो है दैट इज 20%, 20% इंक्रीज किया तो 1.2, तो ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा ये। सो ये हमारी क्या है, न्यू इंक्रीमेंट। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि फॉर द 6 मंथ के लिए तो उन्होंने यही रेशो थी, 6 मंथ के लिए ये रेशो थी 3 थी, पर अब उन्होंने अपनी इंक्रीज कर दिया बाय 3.3। अब पूरे साल का कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, 3.3। और दूसरे का क्या रेशियो है, 4 प्लस 4.6 रेशियो। ठीक है, और तीसरे का क्या है, दैट इज 5 प्लस 6, जो कि क्या हो जाएगा इन टोटल फॉर द 6 मंथ, दैट इज 6.3 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा 8.6, और ये कितना हो जाएगा 11, 11 हो जाएगा, 5 प्लस 6 11 हो जाएगा। सिमिलरली इसका पॉइंट उठा के क्या लिख सकते हैं, 63, 86 और 110। तो इस रेशियो में उनके प्रॉफिट बढ़ जाएंगे, जो भी उनके प्रॉफिट होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, व्हाट इज द न्यू रेशियो, अच्छा न्यू रेशियो ये हो जाएगी 63, 86 और 110। तो क्लियर हो गया प्रॉफिट और लॉस के जितने भी क्वेश्चन थे।
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द एवरेजेस। एवरेजेस का और क्या बोल सकते हैं, आई कैन से मीन, या फिर मैं बोल सकता हूँ अर्थमेटिक मीन। ठीक है, इस एवरेजेस में दे आर द टू रूल्स जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, अभी मैं लिख रहा हूं। पहला रूल हमारा क्या है कि इफ ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड डिवाइडेड मल्टीप्लाई या फिर डिक्रीज बाय अ कांस्टेंट देन देयर अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मतलब मीन की बात हो रही है यहाँ पे। मीन ऑल्सो इंक्रीज डिवाइड मल्टीप्लाई एंड ऑल्सो डिक्रीज बाय द सेम कांस्टेंट बाय द सेम कांस्टेंट सेम कांस्टेंट। सेकंड इसका रूल क्या है, दैट इज द सम ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। अब इन दोनों रूल्स का क्या मतलब है, अभी हमने बात की हम एवरेजेस पढ़ रहे हैं, एवरेजेस माने हम मीन बोलते हैं, हम जैसे मीन्स निकालते हैं वैसे ही हम इसको पढ़ रहे हैं। सो इसका एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल अगर जो मैं मानता हूं एक डाटा सेट मान लिया, उसमें क्या लिखा मैंने कि 3, 5, 7 और 9, और मैं आपको बोलूं कि इसका मीन फाइंड आउट करके दिखाओ। तो इसका मीन किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, सिंपली आप क्या करोगे, 3 + 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाय कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, दैट इज 4, इज इक्वल्स टू 24/4, जो कि क्या होगा, इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब मैंने बोला कि इस डाटा सेट में +2 ऐड करो इन अबव डाटा सेट, और मैं देखना चाहता हूँ कि इसके मीन में क्या फर्क पड़ेगा। तो इसमें अगर जो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, 3 + 2, 5 + 2, 7 + 2, 9 + 2। ठीक है, अब इस केस में मुझे मीन फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, सिंपली 5 + 7 + 9 + 11, ये हमारा न्यू डाटा सेट हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो चेंज नहीं हो रहे, या फिर इसको आप एक्स बार से लिखो या म्यू से रिप्रेजेंट करो। सो ये क्या हो जाएगा, 32/4, जो कि है 6, जो कि है 8। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 8। तो हमने क्या देखा कि जब हमने किसी भी डाटा सेट में कोई भी ऑपरेशन लगाया, जैसे कि हमने +2 लगाया इनके सब में, तो इसके मीन में क्या अंतर आया, इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का। तो हमें क्या पता है कि इस पे भी डिफरेंस क्या हो जाएगा, दिस मीन्स कि अगर जो हम दिस मीन्स इसका क्या मतलब है, दिस मीन्स कि मीन जो है वो इंक्रीज हो गया है, इंक्रीज बाय 2, सेम एज द कांस्टेंट एडेड। इस डाटा सेट में 2 ऐड करने की वजह से इसके मीन में भी क्या फर्क आ गया, 6 से +2। तो यहाँ पे यही तो बोल रहा है, यहाँ पे फर्स्ट क्या है, इफ ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज, अभी हमने इंक्रीज का केस किया, डिवाइड या मल्टीप्लाई या फिर मैं डिक्रीज करूं, वो भी किसी एक कांस्टेंट के साथ, तो जो उसका अर्थमेटिक मीन है ना, उस पर भी सेम ही फर्क पड़ जाएगा बाय द सेम कांस्टेंट। वही हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया। अगर जब मैं बोलूँ इस पे मल्टीप्लाई कर दूं, अगर जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इफ आई मल्टीप्लाई एग्जांपल मल्टीप्लाई 3 इन अबव डाटा सेट, तो उसके मीन में क्या फर्क पड़ जाएगा वो भी देखते हैं। अगर जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 3 × 3.5। ठीक है, और क्या हो जाएगा, सॉरी 3 5, 3 × 3 हो जाएगा, 5 × 3 हो जाएगा, और क्या लिख सकता हूँ मैं, 7 × 3, 9 × 3, राइट, यही है ना। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ मैं, 9, 15, 21 और अगर जो इस केस में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने सेम ही रहेंगे 4, तो इसका अगर जो मैं मीन निकालूं तो इसका मीन क्या हो जाएगा, इसका मीन हो जाएगा इसका मीन है 72, ये हो जाएगा 72/4 विच इज इक्वल्स टू 18। इसका मीन कितना हो गया, 18, राइट। तो दिस मीन्स अगर जो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 18, तो इसका जो मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट है वो कितना है, 3। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना है इसका, 3 है। तो इसका जो मीन था, नॉर्मल मीन वाज 6, अगर जब मैं 6 को मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूं तो कितना हो जाएगा, 18। और वही हमने इसके इंडिविजुअल के साथ भी किया है, हमने इस पे 3 मल्टीप्लाई किया है और इसका जो अर्थमेटिक मीन है वो 18 आ गया। और सिंपल मीन में भी अगर जब मैं इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा जो अर्थमेटिक मीन है वो क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। तो ये क्लियर हो गया, इसका फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया, क्या लिखा था यहाँ पे कि इफ ईच एंड एवरी ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करूं तो उसके जो अर्थमेटिक मीन है उस पर भी सेम फर्क पड़ जाएगा। दूसरा है कि द सम ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 0। अब इसको समझते हैं बाय एन एग्जांपल। जैसे कि जो हमारे पास डाटा सेट था वो क्या था, 3 था, 5 था एंड 7 था एंड 9 था। ठीक है, जिसका मीन क्या था, 6, इसका क्या था, हमारा मीन था। अब इसका 6 मीन है और इसका अब हम हर एक इंडिविजुअल, जैसे कि हम किसका देख रहे हैं, डेविएशन ऑफ 3, डेविएशन ऑफ 5 एंड डेविएशन ऑफ 7 एंड डेविएशन ऑफ 9।
तो इसका डेविएशन कितना हो जाएगा, दैट इज 3 माइनस 6 विच इज इक्वल टू -3। इसका डेविएशन कितना हो जाएगा, 5 माइनस 6 इज इक्वल टू -1। इसका डेविएशन कितना हो जाएगा, 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। और इसका कितना हो जाएगा, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3। अगर जब मैं इसका अर्थमेटिक सम लू, दैट इज -3 प्लस -1 सॉरी -1 प्लस 1 प्लस 3, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जो सम ऑफ डेविएशन है, द सम ऑफ डेविएशन इज इक्वल टू सम ऑफ, ये क्या है हमारा, सम ऑफ डेविएशन, वो क्या आ रहा है हमारा, दैट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, जो 6 है हमारा, वो एक तरह का क्या है, बैलेंस पॉइंट है। इसका बैलेंस पॉइंट ऑफ दिस डाटा सेट, इस डाटा सेट का ये क्या है हमारा, बैलेंस पॉइंट है, कि यहाँ पे सब कुछ चीजें बैलेंस हो रही है। दैट इज वाई जो सम है ऑफ द डेविएशन, अभी कितना डेविएट है फ्रॉम द मीन, दैट इज -3, और ये कितना है, -1, 1 एंड 3। जब इनको मैंने सम किया, तो इनका समीशन निकाला, तो क्या आ गया, 0 आ गया। और यही हमारे रूल नंबर 2 में बोला है। क्या बोला है यहाँ पे देखो, द सम ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन। अब हमने 6 जो लिया है वो क्या है हमारा, दैट इज अर्थमेटिक मीन। और जो अर्थमेटिक मीन से इसका डेविएशन है, अगर जो उन सब का मैं सम करूं, इफ अगर जब मैं उसका सम करूं, तो वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो मीन में यही 2 रूल थे जो इंपॉर्टेंट थे। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या दिया है, इन द समर ऑफ 2012 इन न्यू दिल्ली द मीन टेम्परेचर ऑफ मंडे टू वेडनेसडे वाज 41 डिग्री सेल्सियस। यानी मंडे क्या है, मंडे ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे कितना है वो, ये हो गया 41 डिग्री विच इज इक्वल टू 41 डिग्री सेल्सियस डिवाइडेड बाई 3, 3 ऑब्जर्वेशन है ना। एंड ऑफ ट्यूसडे टू मंडे, एंड ऑफ ट्यूसडे प्लस क्या है, ट्यूसडे वेडनेसडे टू थर्सडे, ओके, टू थर्सडे वाज 43 डिग्री सेल्सियस, ओके, ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 3 है। तब क्या बोला, इफ द टेम्परेचर ऑन द ट्यूसडे वाज 15 डिग्री हायर देन दैट ऑफ अ मंडे, देन अच्छा हायर देन, तो हम क्या लिख सकते हैं, थर्सडे इज 1.15 ऑफ मंडे, ये हम लिख सकते हैं, ये क्वेश्चन में दे रखा है। देन दैट ऑफ अ मंडे, देन द टेम्परेचर इन ट्यूसडे वाज, अच्छा ट्यूसडे हमें फाइंड आउट करना है, तो डेफिनेटली इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इन दोनों को माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर दो, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, मल्टीप्लाई बाय 3, और यहाँ से 3 हटा दो, ठीक है, यहाँ से 3 हमने हटा दिया, और इन दोनों को क्या कर दो, सिंपली माइनस कर दो। इन दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस दिस, तो ट्यूसडे से ट्यूसडे कट गया, वेडनेसडे से वेडनेसडे कट गया, बच गया क्या, मंडे माइनस, ये भी माइनस है, माइनस थर्सडे इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, दैट इज 125, और ये कितना हो जाएगा, दैट इज 129। इन दोनों को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा इन दोनों को माइनस करके, राइट, -6 हो जाएगा, ये 123 है, 123 -6। यहाँ पे हमें क्या है, मंडे थर्सडे इज इक्वल्स टू 1.115 ऑफ मंडे, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, मंडे माइनस कितना हो जाएगा, 1.15 ऑफ मंडे विच विल इक्वल्स टू -6, ये कितना हो जाएगा, 15, मंडे माइनस के साथ -6, माइनस से माइनस गेट कैंसर, तो 6/0.15, ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू 40। तो मंडे क्या आ गया हमारे पास, मंडे आ गया हमारे पास, दैट इज 40 आ गया। अब इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, तो 40 यहाँ पे आ गया, तो माइनस ये क्या आ गया, प्लस ये इधर माइनस में आ गया, ये कितना हो जाएगा, 46। तो थर्सडे कितना आ जाएगा, थर्सडे विल बी इक्वल्स टू 46, ठीक है। और हमें शायद यही फाइंड आउट करना था, थर्सडे कितना है, हायर देन द, अच्छा द टेम्परेचर इन द डिग्री, तो 46 डिग्री विल बी द टेम्परेचर एट दैट टाइम, ठीक है। क्लियर हो गया किस तरह से आप इसको भी एवरेजेस में या फिर मीन में किस तरह से इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, राइट। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एवरेजेस का ही क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है कि एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट वाज 42 kg, यानी एवरेज वेट ऑफ 25 स्टूडेंट क्या है, वाज 42 kg। टू न्यू स्टूडेंट्स हैविंग वेट 54 और 66 kg ज्वाइन द क्लास, देन द न्यू एवरेज कितना होगा। तो इसके 2 मेथड है करने के। फर्स्ट मेथड क्या है इसका, फर्स्ट मेथड है कि आप सबसे पहले तो 25, अच्छा हम क्या लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं, यानी एन, ये क्या हो गया, इट्स ऑल द ऑब्जर्वेशन हो गया, ठीक है, इट्स एन वेक्टर समेशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इसी तरह से हम फाइंड आउट करते हैं मीन, विच विल बी इक्वल्स टू, अब मीन जो है हमें वो क्वेश्चन में ही गिवन है 42 kg। अब 25 स्टूडेंट्स का यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, 25, तो समीशन ऑफ एक्स आई क्या लिख सकता हूं मैं, 25 इज इक्वल्स टू 42 kg, ठीक है, और 42 kg है। सिमिलरली हम क्या लिख सकते हैं, इसका मल्टीप्लाई बाय 42, तो आई कैन से 42 इंटू 25 विच विल बी इक्वल्स टू 1050, और 2 न्यू बच्चे ऐड हुए, तो 2 नए बच्चों का कितना है, प्लस 54
प्लस 66, तो टोटल कितना हो जाएगा 1170। और अब जो न्यू बच्चे, देखो पहले 25 बच्चे थे, अब जो न्यू बच्चे हैं वो कितने हैं, 2 है। ठीक है, तो पूरे टोटल नंबर कितने हो गए, 27 हो गए। तो टोटल और वेक्टर समीशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन क्या आ गया हमारे पास, 1170 वेक्टर समीशन हो गया। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 27, तो ये कितना हो जाएगा 43.33 समथिंग। तो ये हमारा क्या है, न्यू एवरेज है। तो पहला तरीका तो ये है फाइंड आउट करने का। ठीक है, कि हमें क्या कर लिया, सबसे पहले हमें पता है कि जो मीन है वो क्या होता है, वो ऑल द ऑब्जर्वेशन होता है, वेक्टर समीशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और वो मीन जो है वो हमें गिवन था 42 kg। अब हमने यहाँ से निकाल दिया कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट, जितने भी नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनका जो वेट का एवरेज है, जो भी वेट का एवरेज है वो हमने यहाँ पे निकाल दिया, यानी ऑल द ऑब्जर्वेशन जितने भी है। और हमने 2 स्टूडेंट्स का और भी ऐड कर दिया, और हमें क्या मिल गया, न्यू एवरेज मिल गया। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है, जो हमारा सेकंड स्टेप है, या फिर सेकंड मेथड जो है वो है कि हमें क्या पता है कि 42 जो है वो इसका क्या है, मीन है। ठीक है, अब जो दो नए बच्चे आए हैं, दैट इज 44 और 66 उनका न्यू वेट है। तो हमें देखना है कि मीन से, इसके मीन से कितना इनका डेविएशन है। तो इसका डेविएशन अगर जो फाइंड आउट करूं 54 का, और इसका डेविएशन कितना हो जाएगा 66, तो इन दोनों का जो मीन से डेविएशन है इसका कितना हो जाएगा, दैट इज +12, और इसका कितना है, दैट इज +24। यानी 42 तो एवरेज है ना, अब इससे ऊपर क्या है 54 है, और इससे ऊपर क्या है 66 है। तो इनका जो डेविएशन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे क्या है 12 + 24, इन दोनों का क्या हो गया 36। ठीक है, अब इसका एवरेज, इसका जो मीन, इसका जो एवरेज था इससे पहले जब तक 2 बच्चे ऐड नहीं हुए थे तो वो 42 था, प्लस अब जो इन 2 बच्चों की वजह से जो डेविएशन है 36 डिवाइडेड बाय जो इसका जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, पहले 25 थे, ये क्या है 25 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे, पर ये 2 बच्चे और ऐड हो गए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 27। यहाँ पे क्या है 25 + 2 विच विल बी इक्वल्स टू 27। तो फिर क्या आ जाएगा हमारा एवरेज 43.3%। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, अब फर्स्ट तो आपको पता है किस तरह से करना है। अब जो सेकंड मेथड है उसमें हो क्या रहा है, हमने क्या किया कि हमें क्या पता है कि 25 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, उनका जो भी वेट है, वो हमने मीन वेट में कन्वर्ट कर दिया, और मीन वेट जो है वो हमारे पास 42 kg आया। ठीक है, फिर हमें बोला कि क्लास में 2 और बच्चे ऐड हुए और उनका अपना कोई सेल्फ वेट है, तो हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, जो भी इनकी वजह से एक्स्ट्रा वेट आएगा ना, हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं टू द ऑल द स्टूडेंट्स। और हम देखना चाहते हैं कि वो जो डिस्ट्रीब्यूटेड वेट है ना इनका, वो एवरेज को, यानी ये जो मीन को है वो कितना पुल कर रहा है, उसको पुल कर रहा है कितना 1.33 कर रहा है कि नहीं, 1.33 उसे पुल कर रहा है अवे फ्रॉम द जो उसका ओरिजिनल मीन था। तो हमने ये क्या किया, हमने इसका डेविएशन देखा कि वो पहले तो वो मीन कितना डिविएट हो रहा है +2। अच्छा, इसमें एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी जो ये 2 पॉइंट है दैट इज 54 और 66 है, यहाँ पे क्या है हमारे पास डेविएशन प्लस में आया। अब मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, ये तो हमने पुराना एग्जांपल ले लिया, अब एक और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि जो 2 नए बच्चे आए थे ना, अब 2 नए बच्चे का जो वेट है वो है 30, और दूसरे का है मान लो वो 66 है। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि अगर जब हम सेकंड मेथड से करेंगे उसको, तो हमें क्या होता है, हमें बस डेविएशन देखना है। तो ये रहा हमारा प्रीवियस मीन। अब इसका डेविएशन देखेंगे 30 से, तो वो कितना आ जाएगा, दैट इज -12। अब अगर जो हम दूसरा देखें कौन सा 42 में से 66, वो तो पता ही है 24 + 24। तो इस केस में जो टोटल आ रहा है वो कितना आ रहा है -12, -12 आ रहा है इसका टोटल। तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो 42 है, 42 अब हमने वहां पे क्या लगाया था, ऐड लगाया था, प्लस लगाया था, लेकिन हम यहाँ पे माइनस लगाएंगे, -12/27। ठीक है, विच विल बी इक्वल्स टू 41.55। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, न्यू एवरेज हो जाएगा, न्यू एवरेज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस्तेमाल करना है जब आपको डेविएशन पता है कि ये प्लस है माइनस है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा। सिमिलरली अब प्लस माइनस है, तो ये मत समझना कि सिर्फ यहाँ पे हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये सेकंड मेथड है। वैसे फर्स्ट मेथड से भी कर सकते हैं, वो इजी भी है, पर सेकंड मेथड जो है वो ज्यादा इजी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसमें कुछ भी नहीं करना, बस डेविएशन फाइंड आउट करना है, प्लस करना है और डिवाइड बाय दिस करना है और इसको प्लस कर देना है, सिंपली आपको ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट है मीडियन। बेसिकली क्या होता है, सेंटर मोस्ट वैल्यू को हम मीडियन बोलते हैं। अब इसमें 2 केस आते हैं, जैसे कि अगर जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है हमारी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मान लो कि वो ऑड है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक डाटा सेट है। ठीक है, डाटा सेट क्या है, जैसे कि 1 ले लो, 7 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, 3 ले लो, 12 ले लो, 9 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 3 ले लो एंड 10 ले लो। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको अरेंज करना है, अरेंज दैम। सबसे पहला क्या है, फर्स्ट स्टेप। अगर जब आपको मीडियन फाइंड आउट करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनको अरेंज कर लो, किसमें, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी में भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या कर लिया, अरेंज दैम। फर्स्ट स्टेप क्या है, अरेंज दैम इन असेंडिंग या फिर और डिसेंडिंग। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर, एंड जो मिडल वैल्यू होगी, मिडल वैल्यू विल बी द मीडियन, विल बी
द, ठीक है। तो इसको अगर जो मैं करूं तो क्या क्या कर सकता हूँ, 1, यहाँ पे 3 3 3, 3 बार है ना, 1 2 और 3, ये तीसरी बार होगी, 3 3 3। सिमिलरली और क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 नहीं 4 है, 4 5 4 5, फिर आ गया 6 7 6 7, फिर आ गया 9 10 एंड 12, ठीक है। तो यहाँ पे यहाँ से काउंट करो, यहाँ से काउंट करो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बीच वाली टर्म हमारी क्या हो जाएगी, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस पर्टिकुलर केस में मीडियन हमारा 5 हो जाएगा। अभी कौन सा था, ऑड। अब मैं इवन लेता हूं, ठीक है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर जो मैं इवन लूं तो फिर क्या होगा, सेकंड है, इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है ना आर इवन, तो उस केस में क्या है, और इसमें ऐड कर दो, जैसे 1 था 7 था और क्या, 1 7 3 5 3 12 9 4 6 3 और क्या था 10 था। अब इसमें मैं और ऐड कर देता हूँ, 15 भी ऐड कर देता हूँ, तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये इवन हो जाएंगे सारे नंबर, तो हमें मिड टर्म कितनी मिलेगी, 2 मिलेगी। दैट इज अगर इसको मैं वो करूँ तो क्या लिख सकता हूँ, फर्स्ट स्टेप को फॉलो करता हूँ, इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में डालता हूँ, तो 1 3 3 3 हो गया, 3 बार था, फिर क्या था 4 था 5 था 6 था 7 था और क्या था फिर 7 9 9 था और क्या था फिर 10 था और क्या है 12, इतने थे। अब 15 लास्ट ऐड हो गया, तो हमें क्या बताया कि 2 टर्म आएगी, 5 और 6 विल बी देयर। यहाँ से क्या है, 1 2 3 4 5, 5 टर्म होगी, 1 2 3 4 5 टर्म होगी, तो 5 और 6 हमारे पास 2 टर्म आ गई। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको कुछ नहीं करना, दूसरा स्टेप है कि आपको इन दोनों का मीन लेना है। अब 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, मीन क्या हो जाएगा इनका 11/2, दैट इज 5.5, हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका मीडियन आ जाएगा। तो यानी इस केस में क्या करना पड़ेगा, हमें अर्थमेटिक मीन ऑफ 2 टर्म्स लेने पड़ेंगे, विल बी द मीडियन। ऑलराइट, समझ आ गया। और मोड क्या हो गया, जो यहाँ पे क्या है, सेकंड मीडियन हो गया ना कंप्लीट। अब मोड करते हैं, जो नंबर मैक्सिमम टाइम अपीयर हो रहा है ना वही क्या हो जाएगा हमारे पास, मोड हो जाएगा। तो यहाँ पे मैक्सिमम टाइम क्या हो रहा है 3, तो 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, मोड हो जाएगा इस केस में, ठीक है। यहाँ पे मोड के लिए क्या लिख सकते हैं, वट एवर नंबर अपीयर मैक्सिमम टाइम्स विल बी मोड। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं, क्या है क्वेश्चन में लिखा हुआ, इन अ कंपनी विद 100 एम्प्लॉय फाइंड द मीडियन ऑफ द सैलरी। अच्छा, ये फाइंड द मीडियन ऑफ द सैलरी, तो यहाँ पे क्या है कि 45 अर्न करते हैं 20 के, 25 अर्न करते हैं 30 के, 20 अर्न करते हैं 40 के, 8 अर्न करते हैं 60 के एंड 2 अर्न करते हैं 15 के पर मंथ। और हमें फाइंड आउट करना है मीडियन, मीडियन फाइंड आउट करना है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा, इसे अरेंज करना पड़ेगा। तो अगर जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करूँ तो क्या हो जाएगा, 15, ठीक है, 15 20, 15 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, 30 40 और लास्ट में 60, ठीक है, 60 मल्टीप्लाई बाय के। तो इसका अगर मुझे मीडियम फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, ये दो साइड के हो गए, तो 30 विल बी द आंसर, 30,000 विल बी द मीडियन, राइट। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, आपको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है और सिंपली उनको बस आपको पता है अब आपको किस तरह से करना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि गिवन डाटा सेट है और ये क्या है 1 ट्रिपल एक्स डबल वाई 9 16 एंड 18, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले से दे रखा है। द मीन एंड द मीडियन आर इक्वल, इसका मतलब क्या है कि जो मीन है विच इज इक्वल्स टू मीडियन, ठीक है, एंड आर ऑल्सो इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ मोड, ठीक है। और मोड को आप मान लो कुछ भी, मोड मान लिया मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें फाइंड आउट करना है क्या, अगर जी मीडियम पता लग जाएगा तो मीन भी निकालेंगे हम सिंपली। कितनी है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 9 है, इन सबका ऐड कर दो। ऐड करने के लिए करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 9 6 18 और 1 और कुछ नहीं है, और कुछ नहीं है, तो 44 प्लस 3x प्लस 2y और कितनी है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज 9 इज इक्वल टू दिस। और इसकी जो मीडियन है वो क्या है, मीडियन y हो जाएगा, ये कितने है 4 4 यहाँ से, तो y इसका मीडियन हो जाएगा। मीन इज इक्वल टू मीडियन है ना, तो इसको अगर जब मैं यहाँ पे लगाऊं तो मुझे क्या पता है कि मीन मैं इस तरह से निकाल सकता हूँ और मीडियन मुझे पता है यहाँ पे y है, तो इसको सॉल्व करके मुझे क्या मिल जाएगा, आई कैन से 44 प्लस, इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, इसको डायरेक्टली 3 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू y है डिवाइडेड बाय 9 है, ठीक है। और इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू कितनी है। अच्छा, यहाँ से सॉल्व करके हमारे को इक्वेशन बन जाएगी। तो हम यहाँ पे एक और चीज पता है कि जो मोड है दैट इज इक्वल टू एक्स है और मीन इज इक्वल टू मोड इज, जो भी मीडियन है, अच्छा मीडियन बोल रहा हूँ मैं, यहाँ पे क्या लिखा है कि जो मीडियन है वो मीन जो है, मीन एंड मीडियन जो है वो बराबर है, और यहाँ पे लिखा है जो मीडियन है
वो इक्वल्स टू है 2 टाइम्स द मोड। तो मीडियन जो है, मीडियन हमारे पास क्या है y, वो 2 टाइम्स द मोड, तो 2x। यहाँ पे क्या है, द मीन एंड द मीडियन आर इक्वल। फिर यहाँ पे बोला है कि मीडियन जो है, मीडियन आर ऑल्सो इक्वल्स टू 2 टाइम्स द मोड, आर इक्वल्स टू 2 टाइम्स द मोड। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि मीडियन अगर ये 2 टाइम्स द मोड है तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अगर जो y इज इक्वल्स टू 2x है तो हम क्या लिख सकते हैं, y अपॉन 2 इज इक्वल्स टू x, ये भी लिख सकते हैं, है ना। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y अपॉन 2, तो यहाँ पे क्या लिखा सकते हैं हम, यहाँ पे लिख सकते हैं हम 44 प्लस 3/2 इंटू वाई प्लस 2y, ये तो नॉर्मली रहेगा, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे आ जाएगा 9y। तो इसको सॉल्व कर देंगे फॉर द y के लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, y के लिए वैल्यू आ जाएगी 8। तो y की वैल्यू 8 आ गई, तो यहाँ से अगर 8 है तो हमें क्या पता है कि x क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज हमारे पास आ गई, x एंड y, यही हमें फाइंड आउट करने को बोला था। हाँ, हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करने को बोला था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x एंड y की वैल्यू हमने इजीली फाइंड आउट कर दी। तो आपको पता क्या किस तरह से मीन मोड को इस्तेमाल करके हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज द डाइस। अब डाइस में तो आपको बेसिकली लूडो तो आपने कभी खेला ही होगा, तो उसमें नंबर्स होते हैं, नंबर्स फ्रॉम 1 to 6 डाइस में नंबर होते हैं। अब मान लो कि हमारे को 3 डाइस दे रखे हैं, हमारे को एक ही डाइस दे रखा है और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन किसके ऑपोजिट है और कौन किसके ऑपोजिट नहीं है। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, मान लो कि यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। तो कोई भी डाइस होता है उस पर बहुत सारे नंबर होते हैं, ठीक है, या डॉट डॉट बनाए होते हैं, पर मैं उसको नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिख दिया, 4 लिख दिया, 3 लिख दिया, 6 लिख दिया, और यहाँ पे क्या है 2, 5 एंड 6। अब मुझे फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली मुझे फाइंड आउट करना है कौन किसके ऑपोजिट है और कौन किसके नॉन ऑपोजिट है। अगर जी मुझे फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला काम जो है, फर्स्ट स्टेप जो है हमारा, अगर जी हमें फाइंड आउट करना है कि कौन किसके ऑपोजिट है, सबसे पहले क्या करो, होल्ड ऑन टू द सेम वैल्यू, होल्ड ऑन टू सेम वैल्यू। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जैसे हम 4 को देख रहे हैं, अगर जब हम 4 को देख रहे हैं तो हमें फाइंड आउट करना है कि 4 के ऑपोजिट कौन कौन होगा। तो सबसे पहली बात, 4 के जो एडजेसेंट साइड है ना, वो कभी भी उसके ऑपोजिट नहीं होंगे। दैट इज 4 की जो एडजेसेंट साइड पे कौन कौन है, कौन कौन से नंबर है, 5 है, 1 है, ये हो गया पहले के लिए, 3 और 6 है, 3 एंड 6 है, और क्या है यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, तो बच कौन सा गया, यहाँ पे बच गया 2। अभी जो इसमें रिप्रेजेंट हो रहे हैं उसमें 2 नहीं है, ठीक है। जैसे 4 के ऑपोजिट क्या है, 4 की एडजेसेंट कौन से, एडजेसेंट साइड में कौन कौन से है, वो है 4 है, 5 है, 5 एंड 1 है, तो मैंने वो दोनों लिख दिए, 5 एंड 1 है। दूसरे कौन से, 3 एंड 6 है, तो ये कभी भी ऑपोजिट नहीं होंगे इसके, तो ये कौन से होंगे, नॉट ऑपोजिट, नॉट ऑपोजिट, ये वाली टर्म्स, ठीक है। 5, 1, 3 एंड 6 कभी भी इसके ऑपोजिट नहीं होंगे। तो अब बच कौन सा गया, सिर्फ लेफ्ट आउट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है 2, क्योंकि इस पूरे केस में हमारे को क्या दिख रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ यही दिख रहा है, 2 ही दिख रहा है जो इसके ऑपोजिट नहीं है, जो इसके एडजेसेंट साइड में नहीं है। सिमिलरली अब आपको फाइंड आउट किसका करना है, 5 का करना है। अगर 5 का करना है तो होल्ड ऑन टू द 5, और 5 की जो भी एडजेसेंट है, जैसे 4 है, 1 है, और यहाँ पे क्या है 2 और 6 है, 2 एंड 6 है, तो लेफ्ट आउट कौन सा है, लेफ्ट आउट है 3, तो इसके ऑपोजिट कौन सा होगा, सिर्फ और सिर्फ 3 होगा। अब सिमिलरली 6 के लिए देख लो, अगर जब मैं 6 के लिए देखूं तो 6 के एडजेसेंट साइड में कौन से, 5 एंड 2, 5 एंड 2, और 4 एंड 3, 4 एंड 3, तो इसके ऑपोजिट कौन सा होगा, दैट विल बी 1 ओनली, 1 ओनली, जो कि लेफ्ट आउट हो गया ना, वो उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कई क्वेश्चन दिख जाएंगे, गेट में भी दिखते हैं, और बाकी असेसन रीजन किसी गवर्नमेंट एग्जाम में भी आपको ये वाले क्वेश्चन दिख जाएंगे। ठीक है, तो सिंपल सा था जो कि है हमारा, ठीक है। सेकंड जो है डाटा इंटरप्रिटेशन। अब डाटा इंटरप्रिटेशन में आपको कुछ फॉर्मुलेज है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर जो मुझे फाइंड आउट करना है परसेंटेज चेंज, तो मैं किस तरह से फाइंड आउट करूंगा, मैंने बहुत बार बताया आपको कि फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, माइनस इनिशियल वैल्यू जो है डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू, डिवाइडेड बाय द इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। मुझे क्या दे देगी, फाइनल माइनस इनिशियल को क्या लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं चेंज। तो चेंज बाय इनिशियल वैल्यू जो है वो मुझे क्या दे देगी, परसेंटेज चेंज, कितना परसेंटेज चेंज आया। अब जो सेकंड फॉर्मूला, अच्छा यहाँ पे कुछ फॉर्मूले है, ये सारे फॉर्मूले आप लिख लो, इट्स इंपॉर्टेंट। सेकंड जो फॉर्मूला है वो है क्या, अच्छा सबसे पहले जो चेंज है उसको क्या बोल सकते हैं हम, रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज भी बोलते हैं हम, ठीक है। अगर इसको लिखना है तो इस तरह से लिख दो कि परसेंटेज चेंज को, परसेंटेज चेंज को, ये परसेंटेज नहीं, परसेंटेज चेंज को आप क्या लिख सकते हो, ऑल्सो नोन एज रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हो। सेकंड जो फॉर्मूला है वो क्या है कि परसेंटेज इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज, तो परसेंटेज इंक्रीज कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है, जो कि क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए। अगर वो पॉजिटिव आ गया इसका मतलब क्या है, परसेंटेज इंक्रीज को मैं और भी लिख सकता हूँ, परसेंटेज इंक्रीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, इज ऑल्सो नोन एज ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट क्यों,
इंक्रीजिंग है, ग्रोथ रेट पॉजिटिव आया, तो पॉजिटिव मीन्स इंक्रीजिंग इन नेचर, तो ग्रोथ रेट क्या होगी, बेसिकली इंक्रीजिंग इन नेचर, इस वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट भी बोला जाता है, परसेंटेज इंक्रीज को। अब इसका जो परसेंटेज डिक्रीज होगा वो क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, और वो नेगेटिव आ जाए। अगर मैं बात करूं परसेंटेज डिक्रीज की, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू। अगर जो मेरे पास क्या आ गई, नेगेटिव आ गई, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, डिक्लाइन रेट। तो परसेंटेज डिक्रीज को मैं क्या लिख सकता हूँ, और इज ऑल्सो नोन एज डिक्लाइन रेट, डिक्लाइन रेट। अगर जिसकी वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आ गई तो इसका मतलब क्या है, तो ये परसेंटेज डिक्रीज हो जाएगा। सिमिलरली अगर जो इसको मैं डिक्लाइन रेट, ठीक है, अब मान लो कि क्वेश्चन है, आपको मैं क्वेश्चन देता हूं कि हमें क्या दिया है, कि कोई भी क्वेश्चन अगर जो हमें बोले, क्वेश्चन नहीं है, इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरह लिखो आप, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, कि इफ एनी क्वेश्चन, अगर कोई क्वेश्चन ये बोलता है आपको, इफ एनी क्वेश्चन सेज सेम ट्रेंड, या फिर बोले सेम फैशन, सेम फैशन कंटिन्यू करके लिख दिया हमारे को, सेम फैशन कंटिन्यू, तो उसका क्या मतलब होता है, तो उसका मतलब होता है, इट मीन्स, इसका मतलब है कि या तो वो सेम ग्रोथ पे चल रहा है, सेम ग्रोथ रेट है उसकी, या फिर डिक्लाइन रेट है, और डिक्लाइन रेट, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन बोलता है कि सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है या फिर सेम फैशन कंटिन्यू हो रहा है, तो इसका सिंपल सा मतलब है, या तो वो पूरा का पूरा क्या है, परसेंटेज इंक्रीज का केस है, या फिर वो परसेंटेज डिक्रीज का केस है। अब ये समझ में नहीं आएगा, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल करो। एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल क्या है, कि वेट प्रोडक्शन इन इंडिया, वीट प्रोडक्शन इन इंडिया। अच्छा, वीट प्रोडक्शन इन इंडिया 2020 में, अगर जो मान लो 2020 में कितनी है, 50 रही है, और 2021 में मान लो कि वो 60 रही थी, और 2022 का हमसे पूछ रहा है कि 2022 में क्या होगा, तो हमें क्या पता है, हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका परसेंटेज चेंज निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज चेंज क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय इनिशियल, कितनी थी 50, मल्टीप्लाई बाय 100, तो क्या आ जाएगा 1.2। तो यहां पे इस क्वेश्चन में बोला है कि फॉलो सेम ट्रेंड। अगर जिस तरह से आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि सेम ट्रेंड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, जो परसेंटेज चेंज फर्स्ट ईयर टू सेकंड ईयर हो रही थी ना, वही परसेंटेज चेंज, अब वो परसेंटेज चेंज पॉजिटिव में है तो वो क्या हो जाएगा, ग्रोथ रेट हो जाएगा, और नेगेटिव में है तो वो डिक्लाइन रेट हो जाएगा। तो सेम चीज फॉलो होगी फॉर द फर्दर ईयर्स। अब देखिए 2021 में 60 थी, तो हमें अगर फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अभी हमें क्या पता है कि 50 को अगर जब मैं 1.2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 60 मिलेगा, और 60 को मैं 1.2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 72 मिलेगा। तो मुझे पता चल गया कि 2022 में जो वीट प्रोडक्शन था इंडिया में वो है 72, ठीक है, 72%। तो ये पता लग गया आपको किस तरह से इसको इस्तेमाल करना है। अगर जो हमारे क्वेश्चन में दिया होगा कि सेम ट्रेंड फॉलो हो रहा है या फिर सेम फैशन फॉलो हो रहा है, यहाँ पे अगर जो सेम ट्रेंड ना लिख के सेम फैशन लिखा होता, सेम फैशन कंटिन्यू, सेम फैशन, अच्छा यहाँ पे जो लिखा है सेम फैशन कंटिन्यू, तो फिर क्या हो जाएगा, ये सेम हो जाएगा। तो आपको इस तरह से ये क्वेश्चन करना है। अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम तो डिक्लाइन रेट लिखते हैं, अदरवाइज हमने क्या लिखा है, अभी पॉजिटिव आया क्वेश्चन में तो हम क्या कर रहे हैं, ग्रोथ रेट लिख रहे हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने पॉजिटिव के लिए किया, नेगेटिव के लिए भी कर लो, साथ में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। मान लो कि 2021 में वो 50% था, और 2022 में वो मान लो 40% हो गया। अब हमें पूछा कि 2023 में क्या रहेगा इसका, तो हम बोलेंगे कि सबसे पहले तो हमें परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है, वो कितना हो जाएगा 50 माइनस, सॉरी 40 माइनस 50 अपॉन 50, तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज माइनस 10 अपॉन 50, जो कि हो गया माइनस 0.2। दैट इज, इसको क्या लिख सकते हैं, डिक्रीमेंट रेट हो रहा है, डिक्लाइन रेट हो रहा है ऑफ 20%, 20% हो रहा है। तो हमें क्या पता है कि अगर मैं 50 को मल्टीप्लाई कर दूं 0.8 से तो मैं 40 पे पहुंच रहा हूँ, और 40 को अगर मैं 0.8 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा 32। तो 32 2023 में कितना हो गया, हमारा वीट प्रोडक्शन जो है वो गिर गया 32%। तो अब 40 से 32% होगा, क्योंकि 20% डिक्लाइन रेट था। ठीक है, तो समझ आ गया किस तरह से आपको क्वेश्चन में लगाने हैं दोनों, डिक्लाइन और इंक्रीजिंग रेट। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोलता है, एक फर्म है जो प्रोड्यूस करती है एयर प्योरीफायर, और वो सोल्ड करती है 200 यूनिट इन 2012 में। ठीक है, द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द शेयर ऑफ अ रॉ मटेरियल। जो ये पाई चार्ट है, दिस इज द पाई चार्ट, जिसमें क्या क्या है, शेयर ऑफ अ रॉ मटेरियल, एक तो रॉ मटेरियल है, लेबर, एनर्जी, प्लांट एंड मशीनरी, एंड ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ठीक है, इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट in the total manufacture cost of the firm in 2012. The expenditure on the labor in 2012 is 4,50,000.
In 2013, the raw material expenses increased by 30% and all other expenses increased by 20%. If the company registered a profit of rupees 10 lakhs in 2012, at what price in rupees was each air purifier was sold? तो हमें फाइंड आउट क्या करना है कि वी हैव टू फाइंड आउट एट व्हाट प्राइस द ईच प्यूरिफायर इज बीइंग सोल्ड टू सोल्ड. ठीक है. तो इस पूरे क्वेश्चन में अगर इस पूरे क्वेश्चन को देखूं मैं, तो इस पूरे क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया है कि 2000 यूनिट समथिंग इज बीइंग सेल्ड. तो हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ यूनिट्स कितने सेल हुए इसके इन 2012. स्पेसिफिकली हमें 2012 का दिया है, दैट इज इक्वल टू 200 यूनिट्स. 200 यूनिट्स इज बीइंग सेल्ड, ठीक है, ऑन 2012. और फिर बीच में हमें कुछ कुछ बताया और बाद में बोला कि 2013 में रॉ मटेरियल एक्सपेंसेस इंक्रीज बाय 30%. तो 13 का तो हमें कुछ भी लेना देना नहीं, क्योंकि हमें क्या बोला, इफ द कंपनी रजिस्टर्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10 लाख रुपीस इन 2012, एट व्हाट प्राइस विद वाज ईच एयर प्यूरिफायर बीइंग सोल्ड ऑन 2012. तो हमें तो 2013 का कुछ भी लेना देना नहीं है. तो बेसिकली ये जो बीच की लाइन है ये तो सारी रबिश है. ठीक है, वी डोंट नीड दिस लाइन. तो बेसिकली हमें क्या बताया, नंबर ऑफ यूनिट्स 2012 में कितने हैं, 200 यूनिट्स बीइंग सेल्ड. ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा है कि द एक्सपेंडिचर ऑन द लेबर इन 2012 इज 4,50,000. तो हम क्या बोल सकते हैं कि 2012 में जो लेबर था, अब लेबर जो है व्हाट विल बी द लेबर एक्सपेंस, वो बोला है कि लेबर एक्सपेंस है रुपीज 4,50,000. ठीक है, वो भी किसमें, 2012 में. 2012 में इतने. और हमें पाई चार्ट से क्या पता है कि इट इज 15% ऑफ टोटल सेलिंग प्राइस. तो ये क्या है, 15% विच इज इक्वल टू 0.5% ऑफ टोटल सेलिंग प्राइस. टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है, टोटल सेलिंग प्राइस. क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, हमें क्या दे रखा है, द फॉलोइंग, यहाँ पे देखो ना, हमें क्या दे रखा है, द फॉलोइंग पाई चार्ट रिप्रेजेंट द शेयर ऑफ अ रॉ मटेरियल प्लांट एंड दिस ट्रांसफर ऑफ द टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ द फर्म इन 2012. यानी टोटल कॉस्ट प्राइस है, इट्स नॉट सेलिंग प्राइस. ये क्या है, टोटल कॉस्ट प्राइस है. ठीक है, इट्स नॉट सेलिंग प्राइस. ये 15% ऑफ कॉस्ट प्राइस है. यहाँ पे लिख दो टोटल परसेंट ऑफ, कि टोटल कॉस्ट प्राइस का 15% जो है वो लेबर एक्सपेंसेस में जाता है. तो हम क्या बोल सकते हैं, अगर जिसको हम सॉल्व करें तो हम लिख सकते हैं 4.5 लिख दूं इसको मैं, 4.5 लाख. ठीक है, डिवाइडेड बाय 0.15 विच विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 लाख. तो इसका मतलब क्या है कि टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस बराबर है किसके, 30 लाख के. ठीक है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस हमारे पास 30 लाख हो गया. अब क्वेश्चन में और कुछ दिया होगा हमें कि इन द इफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड अ प्रॉफिट ऑफ 10 लाख, यानी 2012 में टोटल कॉस्ट प्राइस ये है और जो प्रॉफिट कमाया है कंपनी ने 2012 में वो कितना है, 10 लाख है. तो क्या मैं इससे टोटल सेलिंग प्राइस निकाल सकता हूँ कि नहीं. आपने पहले ही पढ़ा होगा कि प्रॉफिट क्या होता है, प्रॉफिट इज इक्वल्स टू क्या होता है, टोटल कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस माइनस टोटल कॉस्ट प्राइस हो गया. टोटल सेलिंग प्राइस कितना है, टोटल इसका सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता, लेकिन हमें टोटल कॉस्ट प्राइस तो पता है, वो है 30 लाख. तो 30 लाख और यहाँ पे क्या आ जाएगा 10. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट कि टोटल जो हमारा सेलिंग प्राइस है वो कितना आ गया हमारा, 40 लाख. ठीक है, टोटल जो है सेलिंग प्राइस वो आ गया हमारा 40 लाख आ गया, राइट. और हमें क्या पता है कि एक फॉर्मूला होता है, टोटल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है, दैट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. होता है कि नहीं ये फॉर्मूला, ये मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ कि टोटल सेलिंग प्राइस यानी कितना उन्होंने बेचा, क्या होगा, एक किसी भी एक यूनिट का क्या सेलिंग प्राइस है और ऐसे कितने नंबर ऑफ यूनिट्स हमने सेल किए, वो क्या हो जाएगा उसका टोटल सेलिंग प्राइस, यानी जिसमें जिस पैसों में उन्होंने बेचा. ठीक है, तो हमने इस तरह से फाइंड आउट करना है. तो टोटल सेलिंग प्राइस तो हमें पता है कि वो क्या है, 40 लाख है. 40 लाख है ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, 40 × 10⁵, 40 लाख हो गया. अच्छा 40 लाख हो गया और नंबर ऑफ यूनिट्स उन्होंने 2012 में कितने बचे, 2012 में उन्होंने बेचे 200 यूनिट. तो ये क्या हो जाएगा, अगर इसको मैं नीचे ले आऊँ तो आई कैन राइट टोटल सेलिंग प्राइस हमें पता था, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट हमें मिल जाएगा. सेलिंग प्राइस ऑफ 1 यूनिट हमें मिल जाएगा, वो क्या होगा, 40 लाख डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स. नंबर ऑफ यूनिट्स क्या हो गया हमारे 200, विच विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1 2 3 4. ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर. ठीक है, 2012 में इतना उन्होंने एट व्हाट प्राइस वाज ईच एयर प्योरीफायर वाज सोल्ड इन रुपीज. तो एक यूनिट कितने में बिका हमारा, इतने रुपीज में 2012 में बिका. ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया. नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बोला है कि द रेशियो ऑफ द मेल टू फीमेल स्टूडेंट इन अ कॉलेज फॉर 5 ईयर इज प्लॉटेड इन द फॉलोइंग, जो यहाँ पे दिखा रखा है लाइन ग्राफ. इफ द नंबर ऑफ अ फीमेल स्टूडेंट इज डबल, इफ द नंबर ऑफ अ फीमेल स्टूडेंट डबल हो गए 2009 में इन कंपैरिजन टू द 2008. ठीक है, बाय व्हाट परसेंटेज इज द नंबर ऑफ अ मेल स्टूडेंट इंक्रीज इन 2009. तो हमें फाइंड आउट करना है कि कितने इंक्रीज हुए
इन रिस्पेक्ट टू 2009, ठीक है। अब इंक्रीज हुए होंगे तो 2008 से इंक्रीज हुए होंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मेल और जो फीमेल है उन दोनों की रेशियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी हम किसके लिए देख रहे हैं, 2008 की, फिर देखेंगे हम 2009 की। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इन 2008 मेल और जो फीमेल का रेशियो है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रेशियो ऑफ अ मेल टू फीमेल स्टूडेंट। अब 2008 में देख रहे हैं तो 2008 के कॉरेस्पॉन्ड कौन सी वैल्यू है, 2.5 वैल्यू है, तो 2.5 वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देंगे। अब अब मैं अज्यूम कर लूँ कि मान लो देर इज अ 100 स्टूडेंट, ठीक है। मान लो कि देर इज अ 100 स्टूडेंट, ठीक है। देर इज अ 100 फीमेल स्टूडेंट। अब जो फीमेल स्टूडेंट है अगर जो वो 100 है तो इसका मतलब क्या है, तो मेल कितने हो जाएंगे, मेल हो जाएंगे 2.5, और 2008 की बात कर रहा हूँ मैं, 2.5 इंटू 100, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 250। तो अगर जो 100 स्टूडेंट मैंने अज्यूम कर लिया, आप इसको 1 मानो, 2 मानो, ठीक है, 5 मानो, 100 मानो, कुछ भी मान सकते हैं आप, ठीक है। आपकी मर्जी है जो भी अज्यूम करना है। मैंने यहाँ पे 100 फीमेल स्टूडेंट्स लिए। देखो 100 फीमेल स्टूडेंट लेने का मतलब क्यों है, क्योंकि यहाँ पे बोला है कि फीमेल्स इज बीइंग डबल, और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, मेल। तो मेल फाइंड आउट करने के लिए मुझे फीमेल की कोई ना कोई वैल्यू तो लेनी पड़ेगी, ताकि मुझे कोई वैल्यू मिल जाए, ताकि अगर मैं परसेंटेज चेंज निकालना चाहूँ फॉर द मेल, परसेंटेज चेंज फॉर द मेल, तो मुझे मेल की फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 से मैं परसेंटेज चेंज इन मेल निकाल सकूं, ठीक है। तो इसलिए मुझे मेल की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैंने 100 मान लिए, और यहाँ पे मुझे पास मेल कितने आ गए, 250। अब सिमिलरली क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है कि 2009 में क्या हुआ कि जो फीमेल स्टूडेंट है वो डबल हो गई। तो फीमेल स्टूडेंट अगर डबल होगी तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, आई कैन राइट 2f, ठीक है। और इन द केस ऑफ 2009, अब ध्यान से देखो 2009 में इसकी वैल्यू कितनी है, 3, इसकी वैल्यू है 3, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 3 है और फीमेल स्टूडेंट, अभी जो फीमेल स्टूडेंट है हमने कितने माने थे, 100 माने थे, सो आई कैन राइट, इसमें क्या लिख सकता हूँ कि मेल अपॉन 200, क्योंकि पहले फीमेल कितने थे 100, अब डबल हो गए तो 200 हो गए, इज इक्वल टू 3। इस केस में मेल क्या आ जाएगा हमारे पास, 600, ठीक है। तो 2008 का है ये, और ये है 2009 का, 2009 का। तो परसेंटेज फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 600 माइनस 250 डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू कितनी है, 250। तो ये कितना हो जाएगा, 7/4, यानी 1.4 लिख सकते हैं इसको। तो कितना कितना परसेंटेज हमारा चेंज हुआ, दैट इज 140। तो परसेंटेज यहाँ पे क्या है, द नंबर ऑफ अ, तो यहाँ पे क्या है, व्हाट परसेंटेज इज द नंबर, तो हम बोलेंगे 140% डिड द नंबर ऑफ अ मेल स्टूडेंट इंक्रीज इन 2009, कितने, 140, ओके। तो कितना हो गया, 40%, ये हो गया हमारे 40% इंक्रीमेंट हुआ 2009 में इन द मेल स्टूडेंट की परसेंटेज में। तो इतना क्लियर हो गया।